जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इम्तिहान का जो बीपीएससी 70वीं का भी सेट चला रहे हैं, इसका छठा सेट होगा। इसके पहले प्लेलिस्ट में पांचों सेट का वीडियो डाल चुके हैं। जो भी नहीं देखे हैं वो सेट भी देखिए। सबसे पहले इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल दिखेगा और वहाँ पर आप सब्सक्राइब करेंगे टेलीग्राम चैनल को और उसको ज्वाइन करके इसका सीट पहले लगा लेंगे रूम पर ही। उसके बाद यूट्यूब आकर के इसको मिलाइए तो सारे सीट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना पर। और जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी आप पढ़ना ही पड़ेगा, तो एनसीईआरटी का क्लास चलता है 4 PM से 6 PM, डेली क्लास ये चलता है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी का प्रॉपर आपको नोट्स तैयार करवाया जाता है, फिर आपका टेस्ट लिया जाता है। चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा और नोट्स भी बेहतर तैयारी होगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा संस्थान, इस नंबर पर कॉल करेंगे 6200 या 598775 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर का भी बैच चलता है सुबह में 7 AM से लेकर के 8 AM तक। ये सब दिन करंट चलता है। इसमें 2 बुक पढ़ाते हैं, प्रतियोगिता दर्पण और एक होता है एसपीडी। दोनों बुक को क्लास में ही याद करवा दिया जाता है। तो विशेष बात नहीं करेंगे, चलते हैं हम मुद्दे पर, क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। 1945 में भारत के राजनीतिक दलों का शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। यह किस लिए बुलाया गया था, इस पर चर्चा करने के लिए। तो भारतीय स्वशासन के लिए बेबेल योजना पर सहमति और अनुमोदन के लिए यह शिमला सम्मेलन बुलाया गया था 1945 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। नवाब सिराजदौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। जो नवाब सिराजदौला था और ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बीच जो संघर्ष हुआ था, इसका यह जो मुख्य कारण हुआ क्या था। यह अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक रियासतों का दुरुपयोग, यही दोनों का जो है यह मुख्य कारण था, जो कि प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला बताएंगे, राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव जगत में आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह से समझने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। यह कथन किससे संबंधित है, यह कथन किसने कहा था कि राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव जगत में आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह से समझने वाला एकमात्र व्यक्ति थे। यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मुगल बादशाह औरंगजेब यह किससे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार किसको नियुक्त किया था, यह दाऊद खां कुरैशी को। किसको किया था, दाऊद खां कुरैशी को। अगला है, करैकुआ भारत में एक महान एकीकरण करता थे, जिन्होंने हमें न केवल दूसरों के प्रति सहनशीलता सिखाई, बल्कि उन्हें अपने मित्रों और सामान्य उपक्रमों में साथियों के रूप में स्वीकार करना भी सिखाया। यह किसने कहा था, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 के दौरान कितने लोग जेल गए थे। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है यह कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितने लोग जेल में गए थे। तो 90,000 से अधिक लोग जेल गए थे, 90,000 से अधिक लोग। अगला चलते हैं 7 नंबर। 1765 में बंगाल में शुरू हुई दोहरी शासन की प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या था। तो दोहरी शासन का सबसे बड़ा जो दोष था, अंग्रेजों द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग एक भारतीय नामांकित व्यक्ति को सौंपने से एक निष्पक्ष सरकार प्राप्त करने की संभावना खो दी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मुद्दिमान समिति को निम्नलिखित में से किसके कामकाज का रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया था। तो मुद्दिमान समिति, ध्यान में रखिएगा, द्वैध शासन से संबंधित है। मुद्दिमान समिति का संबंध किससे है, द्वैध शासन से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। इसमें संस्थापक में जैसे कि मान लेते हैं यह योगेंद्र शुक्ला भी थे, वसावन सिंह भी थे,
जगन्नाथ पाठक नहीं थे। अब देखिएगा, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का बिहार में गठन हुआ था 1934 में, इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे, जेपी नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ये दोनों होगा। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हुआ और उस दिन को शोक दिवस या राखी दिवस के रूप में मनाया गया। यानी कि जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ उसी दिन शोक दिवस या उसी दिन राखी दिवस मनाया गया। राखी बंधन दिवस सबसे पहले बिहार के किस जिले में मनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, जो राखी बंधन है वह बिहार के किस जिले में मनाया गया था? यह दरभंगा में। कहाँ पर? दरभंगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय ये किसे जाता है? तो अशोक को कौन जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? इसका नाम था उपगुप्त नाम था। क्या नाम था? उपगुप्त नाम था। अगला प्रश्न है 12। निम्नलिखित में कौन उत्तर और मध्य बिहार में किसान आंदोलन के आयोजन में सहायक था? कौन जो है किसान आंदोलन के आयोजन में सहायक था? तो स्वामी सहजानंद और पंडित यमुना कराजी और एक है राहुल संकीर्तनन। तीनों का सहयोग प्राप्त था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार ट्रेड यूनियन का पहला अधिवेशन 10 जून 1944 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था यह? बिहार ट्रेड यूनियन का पहला अधिवेशन 10 जून यह 1944 को कहाँ हुआ था? यह गिरिडीह में। गिरिडीह उस समय अपना बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। अब तत्काल में वह तत्काल बिहार में था, वर्तमान में यह झारखंड में है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ? ये पूछा जा रहा है। तब पटना युवक संघ का स्थापना 1927 में मनेंद्र नारायण राय ने किया था। ये कथन सही है। पाटलिपुत्र की बात करेंगे, पाटलिपुत्र युवक संघ का 1929 में हुआ था, 28 में नहीं हुआ था। और यह राम वृक्ष बेनीपुरी अंबिका कांत सिंह ने। बिहारी युवक संघ की बात करेंगे, यह 1928 में हुआ था इसका स्थापना। बिहारी युवक संघ का 1928 में, और यह मोतिहारी में। कहाँ पर हुआ था? मोतिहारी। तो ध्यान में रखिएगा, पटना युवक संघ 1927, पाटलिपुत्र युवक संघ 1929 और यह बिहारी युवा संघ 1928। करेक्ट कि कौन सा जोड़ा यह गलत है? तो गलत हो जाएगा 2 और 3। यह 2 और 3 क्या हो जाएगा? गलत। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3, केवल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। गलत कथन को ही चेंज करना था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस समकालीन इतिहासकार को दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त किया था? तो एमबीटी ने दिल्ली का जो काजी नियुक्त किया था इब्न बतूता को किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा की मोहरों में पशुपति को घेरने वाले 4 जानवर का नाम बताएं। तो एक तो बाघ था, हाथी, गैंडा और भैंसा। तो बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा, ये चारों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2, 3, 4 और 6, 2, 3, 4 और 6 ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न चलते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित बौद्ध परिषदों को कालानुक्रम में जो है सजाएं। तो सबसे पहला जो हुआ था राजगिरी में हुआ था, दूसरा हुआ वैशाली में, और तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में, और फोर्थ जो हुआ था कुंडलबंज जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। इसके बाद अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में शामिल थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में शामिल थे हेनरी कोलब्रुक, नेथनियल हॉलहेड और विलियम जोन्स। वारेन हेस्टिंग इससे संबंधित नहीं थे। यह 1, 3 और 4 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए परिवर्तन में शामिल नहीं थे। क्या शामिल नहीं था? 1858 में ब्रिटिश संसद ने भारत सचिव की नियुक्ति किया था, बात सही है। सेना में गोरखा, सिख और पठान की अधिक भर्तियां की जाने लगी।
चूंकि जो 1857 के क्रांति में विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का मदद किया था, उसकी सेना में संख्या बढ़ा दिया। मुसलमानों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया, ये कथन भी सही है। भूस्वामियों और जमींदारों से अधिकार छीन लिया, ये गलत है। अधिकार उससे नहीं छीना था, यानी कि 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। करें कि कौन सा परिवर्तन शामिल नहीं था, यह डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 20, भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? करें कि सही कथन को चूज करना है। भक्ति आंदोलन सबसे पहले दक्षिण भारत में उभरा, बात सही है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन पर मुस्लिम शासकों द्वारा शुरू की गई संस्कृति का प्रभाव था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन पर मुस्लिम शासकों द्वारा शुरू की गई संस्कृति का प्रभाव था, ये कथन भी सही है। तीसरा है, यह ईरान और मध्य एशिया के मंगोल आक्रमण के साथ मेल खाता था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में फारसी सांस्कृतिक यह अभिजात वर्ग का यह बड़ा अप्रवासन हुआ था, ये कथन भी सही है। यानी कि तीनों के तीनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कौन सा मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम प्रदान करता है? जो मगध पर शासन किया राजवंश, उसका सही क्रम, तो सबसे पहले बृहद, फिर हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, फिर नंद, नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश, मौर्य के बाद आता है शुंग वंश, और शुंग के बाद आता है कण्व वंश। ठीक है, ये सब क्रम में याद रखेगा, बृहद, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर है 22, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधान परिषद सदस्यों को बजट के संबंध में प्रश्न पूछने की, बजट के संबंध में प्रश्न पूछने की ये जो अनुमति मिला था 1909 1892 के तहत में। विधान परिषद में अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुआ, ये कथन सही है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रांतीय प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया, यानी कि 2 और 3 कथन क्या है, सही है। पूछ कह रहा है कि यह सही कथन का चयन करें, तो सही कथन जो है वह 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा, औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय उद्योग को निम्नलिखित में से किस चुनौती का सामना करना पड़ा था? वित्तीय संस्थानों को के समर्थन का अभाव, भारतीय उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति का अभाव, ये दोनों तो था। भारतीय राष्ट्रवादी नेता भारतीय उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे थे, नहीं, इस समय ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, यानी कि 1 और यह 2 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करें क्या है, एनी बेसेंट के दिमाग की उपज थी, ये बात सही है। यह विचार आयरलैंड की राजनीतिक घटना से प्रभावित था, ये कथन भी सही है। इसे जो है मुस्लिम लीग ने समर्थन, यह मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं मिला था, ये गलत है। मुस्लिम लीग यह लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में है उसमें इसने समर्थन दिया था, यानी कि मुस्लिम लीग का भी समर्थन इसको प्राप्त था। तो 1, 2 सही आंसर है, तीसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला है 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतबारी बंदोबस्त की शुरुआत से जुड़ा हुआ था? यानी कि रैयतबारी बंदोबस्त से 2 व्यक्ति जुड़े हुए थे, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में यह अपनाया था। तब आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता किसने किया था, जरूर कमेंट लिखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, गांधी द्वारा भारत में पहली बार राजनीतिक हथियार के रूप में उपवास यह जो है का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी विशेषता थी?
यह अहमदाबाद मिल हड़ताल में पहली बार वह भूख हड़ताल हथियार के रूप में किए थे और यह घटना 1918 की हम बात करेंगे। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें कथन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में यह लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। बिल्कुल सही है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेप ने हिंद यवन शासकों द्वारा जारी सिक्कों का सहारा लिया था। यानी कि 1 और 2 दोनों कथन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर आपका 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कहता है कि कौन सा सत्य कथन है। सत्य कथन की पहचान करना है। 206 ईसा पूर्व में 206 ये बीसी से लेकर 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त होती है। ये कथन भी सही है। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा जैसी धातुओं के बनाए जाते थे। ये कथन भी क्या है, सही है। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता, ये कथन भी सही है। सर्वप्रथम भारत में शासन यह करने वाले यूनानी शासकों के सिक्कों पर लेख एवं तिथियां यह उत्कीर्ण मिलती है। यानी कि यह चारों के चारों कथन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चारों कथन क्या है, सही है। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है। पहला कथन है कि रॉबर्ट क्लाइव भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी की सेवा में एक क्लर्क के रूप में शामिल यह होकर शीघ्र ही सैन्य कमांडर बन गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर लिया था। इस पर गंभीर आरोप लगाने के कारण यह बात को नहीं सह पाए थे और अंततः इसमें आत्महत्या कर लिया था। यानी कि तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है। अगला है प्रश्न नंबर आपका 31। निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान करें। कौन सा गलत कथन है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। ये बात सही है। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने अखिल भारतीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया और इसी तारीख को 8 अगस्त 1942 को ही यह जो बम्बई अधिवेशन हुआ था, इसी में महात्मा गांधी भाषण देते हुए करो या मरो का नारा भी दिए थे। 8 अगस्त को ही इस अधिवेशन में गांधी जी ने 1 घंटा 10 मिनट तक भाषण दिया था। यानी कि जो 8 अगस्त का यह 1942 का जो अधिवेशन था, उसमें गांधी जी ने 1 घंटा 10 मिनट यानी टोटल 70 मिनट तक यह भाषण दिए थे। किसने, महात्मा गांधी ने। और उसी भाषण में यह जो है इसने करो या मरो का भी नारा दिए थे। और गांधी जी ने क्या 9 अगस्त को करो या मरो की नारा, नहीं, 8 अगस्त को दिए थे। कहता है कि गलत कथन की पहचान करें, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यह डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 32 और इसमें भी कह रहा है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। पहला है 1605 में डचों ने अम्बोइना के पुर्तगाली दुर्ग पर कब्जा कर लिया। बात सही है। 1606 में डच ने मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए गोलकुंडा के शासकों से फरमान प्राप्त किया था। ये कथन भी क्या है, सही है। उसके बाद जो है डचों ने 1617 में सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। ये कथन भी क्या है, सही है। चौथा नंबर कथन की बात करेंगे। अंग्रेज ने सूरत में यह 1625 में पहली फैक्ट्री खोली। नहीं, सूरत में खोलने का प्रयास 1608 में किया था और अस्थायी रूप से खोला था 1613 में। ध्यान में रखिएगा, सूरत में 1613, इसका मतलब ये कथन गलत हो जाएगा। 1639 में डचों ने मलक्का पर कब्जा किया। नहीं, मलक्का पर कब्जा जो डच ने किया था 1641 में किया था। यानी कि 4 और 5 तो गलत है, तो 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा हो जाएगा, तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंगाल का सूबेदार जिसकी आज्ञा से फ्रांसीसियों ने 1673 में चंद्रनगर में फैक्ट्री स्थापित किया, वह कौन था, शाइस्ता खान। कौन, शाइस्ता खान।
ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में बेमेल कौन सा है? कूका आंदोलन, कूका विद्रोह पंजाब का क्षेत्र में, कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश की बात करता, किट्टूर विद्रोह कर्नाटक की बात करता, लेकिन पॉलीग्रों का जो विद्रोह है वह तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु क्षेत्र में। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ केरल दिया, यह गलत है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 35। एक गतिमान या आवेश बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अधीन, ये जो है बाहरी चुंबकीय ये क्षेत्र के अधीन लाया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यह होगा। क्या परिवर्तन होगा? यह हमेशा शून्य रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद 36 नंबर, किसी तैरती हुई वस्तु को अस्थिर संतुलन में रखने के लिए उसका उत्प्लावन केंद्र जो होगा वह क्या? तो अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र के से लंबवत यह ऊपर होनी चाहिए, तब यह वस्तु संतुलन की स्थिति में क्या होगा? तैरेगा। अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से यह लंबवत ऊपर होना चाहिए। पादप समूह के विभिन्न वर्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तीनों में यह बीज पैदा करने की क्षमता नहीं होती। बिल्कुल सही कथन है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा यह अपुष्पोद्भिद पादप है। इसमें पुष्प और बीज नहीं मिलते हैं। दूसरा है ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे के पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है। ये कथन भी क्या है? सही है। टेरिडोफाइटा में संवहनी उत्तक मौजूद होते हैं। ये कथन भी क्या है? सही है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 सारे के सारे कथन यहाँ पर क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है स्टार्च के बारे में गलत कथन का चयन करें। यह डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। नहीं, यह डाइसैकेराइड नहीं है, पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड है, ये कथन हो गया गलत। यह एमाइलेज और यह एमाइलोपेक्टिन के संयोजन से बनता है। ये कथन सही है। तीसरा है यह सभी हरे पौधे में संग्रहित भोजन के रूप में मौजूद रहता है। ये कथन भी सही है। शरीर स्टार्च यह अणुओं को ग्लूकोज में तोड़ता है। ये कथन भी क्या है? सही है। यानी कि आपका 1 नंबर कथन गलत है, बाकी सब सही है। और पूछ रहा है गलत कथन की पहचान करने के लिए, तो गलत आपका ए नंबर ही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में मौजूद होता है? सभी प्रोटीनों में मौजूद होता कौन सा तत्व है? यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, चारों के चारों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला है 40, सेबों को सामान्यतः मोम लगे कागज में लपेट कर रखा जाता है, क्यों? तो सेब को सामान्यतः मोम लगे कागज में लपेट करके रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के प्रवेश को रोककर वायवीय शोषण के होने को रोकता है। इस कारण से उसको मोम लगे कागज में क्या होता है? लपेट कर रखा जाता है, ऑक्सीजन से संपर्क को तोड़ने के लिए। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर यह अभिक्रिया की दर यह क्या होता है? बढ़ जाता है। अभिक्रिया की दर जो होता है वह क्या होता है? बढ़ जाता है। सांद्रता में वृद्धि के साथ अणुओं के बीच टकराव की कुल संख्या बढ़ जाता है। अणुओं के बीच ये देखिएगा टकराव की कुल संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सी। अगला प्रश्न है 32 नंबर, चंद्रमा के सतह पर एक विस्फोट होता है। विस्फोट स्थल से कुछ दूरी पर एक अंतरिक्ष यात्री है, वह क्या महसूस करेगा? ये देखिएगा प्रकाश तो देख पाएगा लेकिन विस्फोट के कारण होने वाला जो ध्वनि है वह सुन नहीं पाएगा, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होता, और जितना सघन माध्यम होगा यह वेग उतना ही ध्वनि का क्या होगा? तेज होता है। यहाँ पर करें कि वहाँ पर जो चूंकि वह कोई माध्यम नहीं है तो ध्वनि संचरण नहीं होगा, लेकिन लाइट का गमन होता है निर्वात में भी, तो लाइट दिखाई देगा लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देगा। अगला है कमरे के तापमान पर पानी से भरी एक बंद बोतल को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो फिर ढक्कन खोल दिया जाता है तो क्या होगा? देखिएगा जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है,
बॉइलिंग पॉइंट कम होने का तात्पर्य है कि कम तापमान पर ही वह क्या होगा, उबल जाएगा। तो जल जो है जैसे चंद्रमा पर ले जाएंगे वह क्या होगा, उबल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। निम्नलिखित रसायनों का यह विचार कीजिए, निम्नलिखित रसायनों पर विचार कीजिए करें कि कौन सा डाइक्लिनिंग यह रसायन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बेंजीन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का और ट्राइक्लोरोएथिलीन का किया जाता है, तीनों का करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आवर्त सारणी के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत कथन की पहचान करना है। एक आवर्त में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यह कथन सही है। एक आवर्त में यह जाने के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, बढ़ती है, कथन भी सही है। आयनीकरण एंथैल्पी एक आवर्त में जाने के साथ क्या होता है, बढ़ती है। तो सब कथन सही है, करें कि कौन सा कथन गलत है। इनमें से कोई गलत कथन नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। कोशिका झिल्ली में मौजूद प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से क्या सत्य है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। प्रोटीन यानी कि जो कोशिका झिल्ली में मौजूद होता है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, उसमें क्या सत्य है। तो लिपिड अधिक मात्रा में होता, कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में होता, यानी कि यह अधिक मात्रा में नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पौधे का अधिकांश लाल, नीला तथा बैंगनी रंग किस वर्णक के कारण होता है। यह एंथोसायनिन के कारण, किसके कारण, एंथोसायनिन। जो पौधे का अधिकांश लाल, नीला और बैंगनी किस वर्णक के कारण, एंथोसायनिन। उपग्रहों को यह अधिमानता भूमध्य रेखा से पूर्व की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। करें कि उपग्रहों को अधिमानता भूमध्य रेखा से यह पूर्व की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, क्यों। तो ऐसा इसलिए कि गुरुत्वाकर्षण जी के कारण, कम त्वरण के कारण गति में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 48 नंबर के बाद 49 नंबर प्रश्न पर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कोई रासायनिक क्रिया हुई है या नहीं हुई है। अवस्था परिवर्तन, रंग का बदलना, गैस का विकास और तापमान में बदलाव की बात करता है। यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। द्रव्यमान परिवर्तन की बात नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा यह पादप उत्तक के प्रकार सरल उत्तक का भाग नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम यह दोनों सरल उत्तक का पार्ट होता है। पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा यह सरल दृढ़ यह उत्तक होता है। इसका मतलब है कि कौन सा भाग सरल उत्तक का नहीं है। तो कौन सा भाग नहीं है सरल उत्तक का, करें कि कौन सा प्रकार सरल उत्तक का भाग नहीं है। यह कौन सा, पैरेन्काइमा और यह कौन, जाइलम और फ्लोएम, यानी कि 3 और 4, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है पेचिस। पेचिस जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। पेचिस किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। और अगर हम खासरा की बात करेंगे, यह वायरस के कारण होता है, खासरा वायरस के कारण होता है। मलेरिया की बात करेंगे तो यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो मलेरिया किसके कारण होता है, यह प्रोटोजोआ के कारण होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका यह 52 की बात करेंगे। कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है परपोषी कवक एक परपोषी यूकैरियोटिक जीव होता है। ये कथन सही है। कवक बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय दोनों हो सकते हैं। कवक में प्रजनन के लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीका हो सकता है। जीवाणु की तुलना में कवक धीमी गति से क्या होता है, बढ़ते हैं। ये तीनों चारों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 53 नंबर, वे कौन से गुण हैं जो पौधे को हाइड्रोफाइट यह बनाते हैं। वे कौन सा गुण है जो पौधे को हाइड्रोफाइट बनाते हैं।
यांत्रिक ऊतक की अनुपस्थिति, एरेनकाइमा की उपस्थिति, अच्छी तरह से विकसित संवहनी प्रणाली की उपस्थिति। यानी कि यह तीनों कथन आपका क्या हो जाएगा, सही है, जो पौधे को हाइड्रोफाइट बनाने में मदद करता है, उसके गुण को प्रदर्शित करता है। खाद्य विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पूछ रहा है क्या कि कौन सा कथन सही है। सही कथन का पहचान करें। इसे खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता यह कम होती है और उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है, ये कथन गलत है। खाद्य विकिरण से जो जीवाणु होता है उसको समाप्त करता और यह खाद्य का जो सेल्फ लाइफ होता है वह बढ़ जाता है। यह खराब करने वाले जीवाणु को सक्रिय नहीं, यह मार देता है। यह उन जीवों को खत्म करता है जो खाद्य जनित बीमारी का कारण बनते हैं। यानी केवल 3 ही सही है, बाकी दोनों कथन क्या है, गलत है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उपयोग उपग्रह रिमोट सेंसिंग में नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा एक्स किरण का। एक्स किरण का बात करेंगे, गामा का, पराबैंगनी का, इसका ऊर्जा उच्च होता है, इस कारण से इसका रिमोट सेंसिंग में उपयोग नहीं करते हैं। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और दृश्य रेख क्षेत्र का किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, करें कि यह सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। एरोसोल की बात करेंगे। एरोसोल क्या है, अब देखिएगा, एरोसोल बादल, बादल होता है एरोसोल। पायस मायोनेज। जेल की बात करेंगे पनीर, और फोम की बात करेंगे व्हिप्ड क्रीम की बात करता है। यानी कि 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी। यानी कि एरोसोल बादल, बादल क्या है, एरोसोल, पनीर है जेल, और व्हिप्ड क्रीम जो है वह, व्हिप्ड क्रीम जो है वह फोम है, और मायोनेज जो है वह पायस है। इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित एंजाइमों पर विचार के जो उपरोक्त में से कौन अम्लीय वातावरण में अच्छा काम करता है। तो अम्लीय वातावरण में अच्छा काम करता है पेप्सिन और इन्वर्टेज। यानी कि 2 और 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। एंटीबॉडी और एंटीजन, निम्नलिखित यह तुलना पर विचार कीजिए। एंटीजन का आमतौर पर प्रोटीन होता नहीं, यह शरीर में बाहर से लिया जाता है और करें कि यह बाहरी पदार्थ है। एंटीबॉडी यह आमतौर पर यह प्रोटीन नहीं होता, एंटीबॉडी आमतौर पर प्रोटीन ही होता। यानी कि यह कथन किया जाएगा, गलत हो जाएगा। वैक्सीन के काम करने के लिए उसे शरीर को बीमारी के कारण के खिलाफ एंटीजन का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि ये कथन आपका क्या है, सही है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर कथन सही है। मानव शरीर में शंकु कोशिका और क्षर कोशिका कहाँ पाए जाते हैं। तो रॉड्स और कॉन सेल जो है वह आंख की रेटिना, और याद रखिएगा यह रंगीन दृष्टि के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, कॉन्स और रॉड्स, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, करें कि कौन सा वाष्पशील है, यानी कि कौन सा जो है ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ये पूछ रहा है। तो नेप्थलीन, कपूर, बेंजोइक एसिड और एंथ्रेसिन, ये चारों के चारों ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है। यानी कि उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यह डी होगा। धातुओं की सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता, यानी कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सा, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह डी हो जाएगा। और सबसे कम होता है सोना का, ध्यान में रखिएगा। आगे है निम्नलिखित भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। तो बलात् श्रम की बात करेंगे, बलपूर्वक यह काम नहीं करवाया जाएगा, यह अनुच्छेद यह 23 में है। अब देखिएगा, आप लोग 22 का कमेंट करके बताएंगे कि 22 में क्या क्या प्रावधान है। 24 की बात करेंगे तो कारखाने में ये जो बच्चे होते हैं उसको जोखिम भरे कारखाने में काम पर नहीं लगाया जा सकता। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता। 22 में क्या है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसके बाद 63 की बात करेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, उपाध्यक्ष का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में उल्लिखित प्रक्रिया है। 94 नहीं 93 की बात करता है, ये कथन गलत हो गया।
उन्हें सदन के सभी तत्कालिक सदस्य के बहुमत से पारित लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही कथन है। उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। ये कथन भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है, पहला नंबर गलत है। राज्य के नीति सिद्धांत के अनुसार यह संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांत को लागू करना राज्य का क्या होता है, कर्तव्य होता है। बिल्कुल सही है। यह न्यायोचित नहीं, यह न्याय योग्य नहीं। नीति तत्व जो है न्याय योग्य, न्यायालय में वाद योग्य नहीं होता है, न्यायोचित नहीं होता। राज्य नीति सिद्धांत यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देश करेगा कि नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार मिले, यानी कि ये कथन आपका सही है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही है। निम्नलिखित में कौन सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति की नहीं है? कौन सा शक्ति भारत के राष्ट्रपति की नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों को नियुक्त करना और बर्खास्त करना। यह रखिएगा, यह लोकसभा के सदस्य का चुनाव जो होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले चलते हैं, करें कि आपातकाल के दौरान संसद की अवधि के विस्तार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपातकाल में इसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसे केवल आपातकालीन स्थिति में 8 महीने तक ही, 8 महीना का भी जिक्र नहीं है, 1 वर्ष होता सही है। आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने तक ये जो है बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल कथन सही है, यानी कि 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। सही कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पक्षों की आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य घोषित किया जा सकता है? यह कौन सा अनुसूची की बात करता है? 5वीं अनुसूची की बात करता है, सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें कि कौन सा संविधान के यह भाग 5 में उल्लिखित है? तो ध्यान रखिएगा, संघ की कार्यपालिका, संसद, उच्च न्यायालय और यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सब संघ यानी कि यह भाग 5 में है। लेकिन उच्च न्यायालय की बात करेंगे, यह उच्च न्यायालय किस में आता है? यह आपका राज्य सूची में आता है, यानी कि आपका जो आता है वह भाग किस में, यह 6 में आता है। ये कथन आप लोग एक बार विचार कर लेंगे। मेरे अनुमान से ये कथन भी गलत, चूंकि आधा तो ठीक है लेकिन आधा गलत है। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा 1, 2 और 4। एक बार आप लोग खुद से भी देख लेंगे कि कौन सा होगा, कि चारों होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में देखिएगा, ठीक है। वैसे अभी हम इसका आंसर लगा रहे हैं 1, 2 और 4। 3 को हम गलत कर रहे हैं चूंकि उच्च न्यायालय भाग 6 का विषय है। संबंधित पद संभालने के लिए आवश्यक यह न्यूनतम आयु के, यह जो है संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अब देखिए, गलत कथन की पहचान करें। राष्ट्रपति की उम्र जो है कम से कम 35 होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए यह जो है 25 वर्ष, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, यानी कि सब तो सही है, कोई गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से किसका उपयोग प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण यह रखने के लिए किया जाता है? तो न्यायिक समीक्षा, रीट और जनहित याचिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों सही है। एनआरआई के मतदान के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कि जो एनआरआई होता उसका मतदान का अधिकार होता है कि नहीं। एनआरआई संसदीय और विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि संसद के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी मतदान का अधिकार एनआरआई को होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बजट अधिनियम यह करने में संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सही है? कौन सा कथन सही है? तो संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकता लेकिन बढ़ा नहीं सकता। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि संसद किसी भी कर को कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है लेकिन बढ़ा नहीं सकता। आगे चलते हैं, करें क्या, निम्नलिखित में से किस क्षेत्राधिकार के तहत
भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह संदर्भित मामला पर अपनी राय देने के लिए बाध्य होता। तो इसका राइट आंसर होता है जो यह सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देता तो वह सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और यह किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। लेकिन याद रखिएगा यह परामर्श तो राष्ट्रपति को देता लेकिन राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अगला है 74 नंबर प्रश्न। 93वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षण संस्थानों में दाखिल के लिए SC, ST और OBC नागरिकों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 15 के तहत, अनुच्छेद 15 के तहत। आगे चलते हैं 75 की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की पहचान करना है। पहला है कि भारतीय संसद ने बैठक का कैलेंडर तय कर रखा है। नहीं, इसका कोई कैलेंडर तय नहीं है। संविधान निर्दिष्ट करता है कि 2 संसदीय सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष संसदीय सत्र की तारीख और अवधि निर्धारित करता है। ये कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया। यानी कि आपका यह केवल और केवल 2 नंबर ये सही है। इसके बाद जो है 5 के बाद 6 नंबर की बात करेंगे। 76 नंबर की बात करते हैं। क्रय की प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को सबसे पहले उद्देश्य संकल्प में रखा गया था। ये कथन सही है। पहले उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, उसी को प्रस्तावना। प्रस्तावना न्याय संगत होता है? नहीं, यह न्याय योग्य नहीं होता। संविधान के 44वां संविधान संशोधन संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य ने 42वां संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था। यानी कि 1, 2 और 3 तो गलत हो गया और 1 नंबर कथन सही है। कौन सा सही है? तो सही है केवल 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतदान का अधिकार हमारा वैधानिक अधिकार है। बिल्कुल कथन क्या है? सही है। मतदान का मौलिक अधिकार नहीं है और इसे निरस्त किया जा सकता है। करे कि कथन कारण दोनों सही है और कथन का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। विधान परिषद के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं? अब देखिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम राज्यपाल द्वारा मनोनीत की बात करेंगे तो 1/6 को, स्थानीय स्तर से जो आता है 1/12 और शिक्षण संस्थान से भी 1/12, विधानसभा से 1/3 और स्थानीय निकाय से होता है 1/3। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्नातक से आता है 1/12। ध्यान में रखिएगा। यानी कि अप्रत्यक्ष का रहा है तो इसका मतलब 5/6 और 1/6 जो होता है वह क्या होता है? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष 5/6। अब कैसे? तो स्थानीय निकाय 1/3, राज्य के राज्यपाल 1/6, विधानसभा से 1/3 और स्नातक मतदाताओं से 1/12 और शिक्षण संस्थान से 1/12। तो अप्रत्यक्ष रूप से 5/6 और 1/6 जो है वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। भारत में कवर किए गए क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित ये जो है मिट्टी के प्रकार को घटते क्रम। अब देखिएगा सबसे ज़्यादा जो अपना प्यारा भारत पर है जलोढ़ मृदा लगभग 43%। यह डाटा अलग अलग किताब में आपको परसेंटेज का अलग अलग मिल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा है यह कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। फिर लाल मिट्टी लगभग आपको 18.5% पर है और काली मिट्टी 15% के आसपास पर है। उसके बाद लेटराइट मिट्टी आता है। तो 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर ये काली, फिर कौन सा? लेटराइट है। निम्नलिखित में से जो है यह बिहार का कौन सा जिला 2 राज्य, एक राज्य और जो है एक देश के साथ सीमा साझा करता है? यह जो जिला है इसका नाम है किशनगंज। ऑप्शन नंबर सी। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? यह चाड है। कौन सा है? चाड। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर यह वाले जो है जिलों का सही क्रम कौन सा है? सबसे ज़्यादा मधेपुरा, किशनगंज, अररिया और खगड़िया। ठीक है,
अररिया और खगड़िया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी। त्रिवेणी नहर से जो है बिहार के किस जिले में सिंचाई का कार्य किया जाता है। त्रिवेणी नहर से किस जिले में, तो यह देखिएगा पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 84 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर पाया जाता है, तो उत्तर पूर्वी तट पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है बागमती है। कौन सा है, बागमती। अगला है करैके तुगुराहु ज्वालामुखी हाल ही में खबरों में था, यह मौजूद है कहाँ पर। यह तुगुराहु, ठीक है, तुगुराहुआ ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। गंडक नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन नहीं है, तो गंडक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। गंडक में दो धाराएं शामिल है, अर्थात काली गंडक और एक है त्रिशूल गंगा। यह नेपाल हिमालय में धौली गंगा माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और नेपाल के मध्य भाग में बहती है। कौन सा, गंडक। यह बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और पटना के सोनपुर में यह जो है गंगा में क्या होता है, मिल जाती है। बेरी गंडक की सहायक नदी है, ये कथन गलत हो जाएगा। तो बेड़ी जो है यह घाघरा की सहायक नदी है। बेड़ी यह किसका, घाघरा की सहायक नदी है, यह गंडक की नहीं है। तो ऑप्शन करें कि कौन सा सत्य नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा यह राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी छूता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी छूता है। इसका राइट आंसर होगा गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात और पश्चिम बंगाल यह राज्य की सीमा तो छूती ही है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा भी छूती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अमेजन नदी बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में बहती है, तो जो ऑप्शन में है पेरू में बहती है, बोलिविया में बहती है, इक्वाडोर में, वेनेजुएला, कोलंबिया, चिली में नहीं बहती है। इसका राइट आंसर होगा यानी कि 1, 2, 3, 5 और 6। 1, 2, 3, 5 और 6 ऑप्शन नंबर सी में है। भारत में सर्वाधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य का यह निम्नलिखित में से कौन सा यह सही क्रम घटते हुए, यानी कि सबसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश, फिर बिहार, असम, फिर कौन सा, उड़ीसा। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में यह हिमाचल प्रदेश का शीर्ष स्थान पर है, फिर बिहार का, फिर असम और फिर उड़ीसा का आता है। समताप मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। समताप मंडल के संदर्भ में गलत कथन किया, पृथ्वी सतह से 50 किलोमीटर के ऊपर ट्रोपोपॉज से परे पाया जाता है। यह वायुमंडल में ओजोन के यह एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार होता है, ये कथन भी सही है। समताप मंडल में गर्मी में ध्रुव पर तापमान सबसे कम, सबसे ज्यादा हो जाता है ध्रुव पर, और सर्दी में कम हो जाता है। यह उलट दिया कथन को, यह गलत हो जाएगा। यह परत बादलों और संबंधित मौसम की घटना से लगभग मुक्त है, जिससे कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए स्थिति सबसे आदर्श होती है। ये कथन भी क्या है, सही है। यानी कि गलत कथन की पहचान करना है तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि गर्मी में ध्रुव पर तापमान ज़्यादा होता और यह ठंडी में कम होता है। लिपू लेक, यह लिम्पियारा, ठीक है, लिम्पियाधुरा और काला पानी जो विवाद है वह किसके बीच है। तो लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और यह काला पानी के विवाद भारत और नेपाल के मध्य है। भारत और नेपाल के मध्य है। अगला है 93 नंबर, 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो तांबा, लिथियम, निकल और कोबाल्ट, ये सब महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में होना चाहिए, दक्षिणी गोलार्ध में। ये कथन क्या हो गया, गलत। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यह उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, बिल्कुल सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से
97, यह 25, यह पूर्वी देशांतर है, यानी कि 1 और 3 सही है। असत्य कथन की पहचान, असत्य केवल एक है और वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में महासागरीय क्रस्ट क्या होता है, पतला। इसीलिए देखिएगा जो ज्वालामुखी का ज्यादा उद्गार होता वह महासागरीय क्रस्ट में होता है, यानी कि 1 नंबर कथन सही है। महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई यह 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपीय की औसत मोटाई 30 किलोमीटर होती है, बिल्कुल सही है। महासागरीय क्रस्ट प्रमुख पर्वत प्रणालियों के क्षेत्र में यह अधिक मोटा होता, ये कथन सही है। तीनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। श्वेत क्रांति की बात करेंगे, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन, नीली क्रांति समुद्री और क्रय की स्वर्णिम क्रांति जूट उत्पादन से है। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति समुद्री उत्पादन और यह स्वर्णिम क्रांति जूट उत्पादन। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए है, सही होगा। राजकोषीय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समानता और कल्याण, कीमतों पर नियंत्रण, आय का असमानता में कमी, ये सब तीनों जो है ये किस में आता है, राजकोषीय नीति में। जबकि बैंक दर की बात करेंगे, रेपो रेट की बात करेंगे, रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे, यह मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है, यानी कि 1, 2 और 3 सही आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में होगा, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अवमूल्यन शब्द को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो विदेशी मुद्रा की तुलना में मुद्रा के मूल्य में कमी कर देना, उसी को कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है। मुद्रा का क्या हो गया है, अवमूल्यन हो गया है। 99, हेडलाइन मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? क्रेकी इसकी गणना थोक मूल्य सूचकांक के उपयोग करके किया जाता है, नहीं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर किया जाता है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। ईंधन और अन्य वस्तुओं की तुलना में खाद्य वस्तु उच्च यह मुद्रास्फीति के लिए अधिक जिम्मेदार होता है, ये कथन सही है। क्रेकी कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 सही है। मुद्रास्फीति के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समग्र मांग को कम करता है, कथन सही है। इससे लोग की क्रय शक्ति बढ़ती है, ये कथन गलत है। क्रय की क्रय शक्ति यहाँ पर क्या होता है, घट जाता, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। यह सरकार को ऋण दायित्व को पूरा करने में मदद करता है, ये सही है। इससे विनिमय दर खराब हो जाता है, ये कथन भी क्या है, सही नहीं, सही है, यानी कि 1, 3 और 4 सही है, बाकी सब गलत है। उद्यम पूंजी का क्या अर्थ होता? उद्यम पूंजी का क्या अर्थ होता? नए उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली दीर्घकालिक स्टार्टअप पूंजी को ही उद्यम पूंजी कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया था? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना में यह उद्योग पर मुख्य जोर दिया गया था। अगला देखते हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, ध्यान में रखिएगा यह बिहार का पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री है, कौन, प्रेम कुमार ने गया में, यह गया जिले में कहाँ पर जो है हरियाली अभियान की शुरुआत किया? तो प्रेम कुमार बिहार के जलवायु परिवर्तन मंत्री है और यह गया में हरियाली अभियान की शुरुआत किया है ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर। कहाँ पर, ब्रह्मयोनी पहाड़ी से। बिहार सरकार ने आम क्षेत्र के विस्तार के लिए जो है यह 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की इकाई लागत पर कितना प्रतिशत सब्सिडी का विकास योजना चला रही है? तो 50%, कितना है, 50। तो आम के क्षेत्र विस्तार के लिए 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की इकाई यह लागत पर कितना परसेंट सब्सिडी की बात करते हैं? यह 50%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पूर्वी क्षेत्र के सर्किट बेंच ने बिहार में किसके जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया? इसका जो राइट आंसर होगा कांबर ताल आर्द्रभूमि, और कमल ताल आर्द्रभूमि जो है यह पड़ता है बेगूसराय में। कहाँ पर पड़ता है, बेगूसराय में, ठीक है। अगला चलते हैं,
6 नंबर 106। बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत कितने प्रतिशत शूटिंग राज्य में यह की जाती है? तो यह फिल्म निर्माता को 4 करोड़ रुपये तक, यह जो है फिल्म निर्माता की कुल लागत का यह 25, यानी कि जो फिल्म में यह निर्माण में कुल लागत है 25% की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसका राइट आंसर जो होगा वह 75%, यानी कि आपका राइट आंसर होगा सी। बिहार फिल्म यह प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत कितने प्रतिशत शूटिंग राज्य में की जाती है? तो अगर फिर पूरे फिल्म का 75% शूटिंग राज्य में ही हुआ है, तब जो है यह कुल लागत का 25% प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 75%। मुख्यमंत्री उद्यम योजना के अंतर्गत किस वर्ग को शामिल नहीं किया गया? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शामिल किया गया, महिला और युवा को भी किया गया, अल्पसंख्यक को भी किया गया, ट्रांसजेंडर को यह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद 108 नंबर, निम्नलिखित में कौन उन जो है 4 पायलटों में नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए नियोजित इसरो के गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया? तो कैप्टन यह अंशु प्रताप यह नहीं है। अब देखिएगा, कैप्टन अजित कृष्णन, बिग कमांडर शुभांशु शुक्ला और यह कैप्टन पी बी नायर यह है, और एक है अंगद प्रताप। ठीक है, यह ग्रुप कैप्टन अंगद का प्रताप, ये चारों को है, इसमें यह कैप्टन अंशुमन प्रताप ये शामिल नहीं है। अंगद प्रताप है, अंशुमन प्रताप नहीं है। विपणन सत्र 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो होगा कितना? तो 2275 रुपये प्रति क्विंटल, 2275 रुपये प्रति क्विंटल की बात करता है। 26 जनवरी 1950 से 2024 की शुरुआत तक बिहार में कितने यह लोग मुख्यमंत्री रहे हैं? तो लोगों की बात करेंगे तो लोग अभी तक यह 23 लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह ए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति किस देश में यह गुरु ग्रंथ साहिब के संरूपों के प्रकाशन के लिए समर्पित भारत के बाहर यह अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करेगी? यह रखेगा यह यूएसए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ किया? यह सोलापुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर? सोलापुर महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने यह 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ किया। हेमफेस्ट इंडिया 2023 नामक जो है एमेच्योर रेडियो समुदाय सम्मेलन का मेजबान शहर जो होगा यह कौन था? तो मेजबान शहर जो था वह अहमदाबाद था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन? तो कॉमेडी श्रेणी में यह अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जो जीता है वह वीरदास ने। किसने? वीरदास ने। आगे है अभ्यास साडा यह तंसिक सदा तंसिक जो है यह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें क्या भारत और सऊदी अरब के बीच होता है? यह दूसरा संस्करण नहीं है। आप लोग इसको बताएंगे जो सदा तंसिक है वह केम्हा संस्करण है, दूसरा संस्करण ये नहीं है। आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा कि सदा तंसिक का केम्हा संस्करण था और यह राजस्थान में आयोजित किया गया। यह कथन सही है। 1 और 3 आपका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के जो है पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल आधारशिला कहाँ रखी गई है? यह डिब्रूगढ़ असम में। कहाँ पर? डिब्रूगढ़ असम में। अगला चलते हैं करें कि हाल ही में किस राज्य में यह ग्रंथम, ठीक है, ग्रंथम लिपि में लिखा गया 11वीं सदी का शिलालेख यह खोजा गया? यह तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में ग्रंथम लिपि में लिखा गया 11वीं शताब्दी का शिलालेख खोजा गया। सॉफ्ट लूनर यह टचडाउन को पूरा करने वाला पहला निजी तौर पर निर्मित और संचालित रोबोट कौन सा बन गया है? यह कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है ओडिसियस। कौन सा है? ओडिसियस। फरवरी 2024 में आयोजित रायसीना
डायलॉग का जो 9वें संस्करण के मुख्य अतिथि थे वह कौन? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री जिसका नाम है क्या कि याद रखिएगा, यह क्यारिकोस मित्सोताकिस है। ठीक है, क्यारिकोस या मित्सोताकिस, इसको ध्यान में रखिएगा। 120 त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती किन देशों ने भाग लिया? तो 3 देश में है, भारत, मालदीव और श्रीलंका। भारत, मालदीव, श्रीलंका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रयान-3 प्रोपल्शन मॉड्यूल के चंद्र कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में ले जाने के बाद मॉड्यूल पर कौन सा पेलोड अब पृथ्वी अवलोकन के उपयोग की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा सेफ है, सेफ, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। दिसंबर 2023 में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानवरों के को ले जाने वाला बायो कैप्सूल अंतरिक्ष में भेजा है? यह कौन किया है ऐसा काम? तो ध्यान में रखिएगा, यह ईरान ने किया है। किसने किया है? ईरान ने। कि देश के किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानवरों को ले जाने वाला बायो कैप्सूल या अंतरिक्ष में भेजा है? यह ईरान। कौन सा देश औपचारिक रूप से चीन के बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यह पहल से बाहर हो गया? कौन बाहर हो गया? तो यह इटली इससे बाहर हो गया। अपना बहुप्रतीक्षित संस्मरण ये जो है नाइफ, ठीक है, ये जिसका नाम है नाइफ, ये किसने जारी किया? ये सलमान रुश्दी ने, सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी। प्रतिष्ठित टाइम यह 2024 की दुनिया में 100 सबसे सक्रिय प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों का जो है नाम शामिल है? यानी कि भारतीय मूल सहित ये कितने भारतीयों का नाम शामिल है? टोटल 8 का है, जिसमें अजय बंगा है, आलिया भट्ट है, सत्य नडेला है, साक्षी मलिक है, देव पटेल है, या फिर आपका प्रिया या नटराजन है, और फिर एक है आसमा खान है, एक है जिगर भाई या जिगर साई। ये सब टोटल 8 लोग इसमें शामिल किया गया। अगला है इसरो के अध्यक्ष के अनुसार भारत का लक्ष्य मालवा मुक्त अंतरिक्ष ये मिशन चला रहा है, और कब तक ऐसा लक्ष्य प्राप्त करने का यह लक्ष्य रखा है इसरो ने? यह 2030 तक अंतरिक्ष को मालवा मुक्त करेगा। कौन? इसरो। अप्रैल 2024 में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला ये जो है बैच यह सौंपा है किसको? यह रखेगा जो यह फिलीपींस को। ठीक है, तो भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का पहला बैच ये किसको सौंपा है? यह फिलीपींस को सौंपा है। इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट के अनुसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ई कॉमर्स बाजार 2030 तक यह 325 अरब डॉलर यह तक पहुंच जाएगा, ऐसा मानना है। कथन सही है। भारत 2030 तक यह तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खुदरा बाजार होगा, और 2027 तक लक्ष्य है कि भारत तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और 2030 तक है तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खुदरा बाजार होगा। यानी कि यहाँ पर दोनों कथन क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। महत्वपूर्ण खनिज यह शिखर सम्मेलन लाभकारी और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना कहाँ आयोजित किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है वित्त वर्ष 24 में भारत में बिजली उत्पादन क्षमता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह भारत के जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता वित्त वर्ष 24 में जो है 2.44 घटी नहीं है, 2.44 वृद्धि हुई है। यानी कि ये कथन गलत है। भारत के गैर जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता वित्त वर्ष 24 में यह 10.79% ये बढ़ी है। ये कथन क्या है? यानी कि गैर जीवाश्म ईंधन में वृद्धि हुई है 10.79, और जीवाश्म में जो वृद्धि हुआ है 2.44। ये ध्यान में रखिएगा। एक वो कथन सही है, 2 नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय जो है वह कितना है? यह रखिएगा, यह घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यह के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग जो है यह 3,773 रुपया है। 3,773, ऑप्शन नंबर सी। नए संसद भवन में कार्यवाही का यह पहला दिन आयोजित किया गया, और यह आयोजित किस तारीख को किया गया? 19 सितंबर 2023 को। 19 सितंबर 2023
जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रयोज्य आय का विवरण प्रस्तुत करता है? कौन जो है प्रयोज्य आय यह विवरण को प्रस्तुत करता है? तो प्रत्यक्ष कर को घटाने के बाद शेष जो है शुद्ध वेतन, प्रत्यक्ष कर को घटाने के बाद यह शेष शुद्ध वेतन। अगला करें कि वह जो किसानों को कम से कम यह एक जीविका तो उपलब्ध कराती है, कहलाती है क्या? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आर्थिक जोत कहलाता है। करें कि वह जोत जो किसान को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है, यह कहलाती है आर्थिक जोत कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक जोत। कंपनी अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है, बात सही है। इसने स्वतंत्र निदेशक की अवधारणा का प्रचलन किया है और इसने एक व्यक्ति की कंपनी की अवधारणा प्रचलित किया, यानी किया 1, 2 और 3 तीनों कथन किया है, सही है। 136 जब पूंजीगत परिसंपत्तियां से के जो है सृजन में प्रयुक्त होने वाला राजस्व व्यय राजस्व घाटे से बाहर रखा जाता है तो यह क्या प्राप्त होता है? इसको कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा कहा जाता है। प्रभावी राजस्व घाटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में यह विकास नीति के पर्यावरण संपोषण को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता वाला उद्देश्य निर्धारित करता? यह रखेगा यह 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में किस कर का उद्देश्य मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी कम करना है? तो किस कर का उद्देश्य है मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी को कम करना? यह टोबिन टैक्स होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से यह कर की कौन सी नीतियां मुद्रास्फीति बढ़ा सकती है? तो सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र की योजना की अधिकता बढ़ा सकती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सस्ती कीमत पर दाल का आयात होगा तो तब भारत में दालों की कीमत यह सस्ती हो जाएगी, ये कथन गलत हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा को स्वीकार करना, यानी कि 1, 2 और 4 कथन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2 और 4। 140 नंबर प्रश्न को देखिएगा। करें क्या विशिष्ट सुरक्षा प्रणाली स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म से एक विकासशील अर्थव्यवस्था को किस प्रकार सहायता मिलती है? यानी विशिष्ट सुरक्षा प्रणाली से एक विकासशील अर्थव्यवस्था को किस प्रकार सुरक्षा मिलती है? इससे किसी देश को आयात में होने वाले वृद्धि से निपटने के लिए प्रशुल्क में अस्थायी वृद्धि करने में सहायता मिलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। 141। अब यहाँ पर देखिएगा रीजनिंग का प्रश्न आ जाता है, तो आप इसको देख करके बनाने का प्रयास करेंगे और पॉज करके बनाइए और हमको बताइएगा आपका स्कोर कितना रह रहा है। तो 41 का ए आंसर हो जाएगा भाई, 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 144 की अगर हम बात करेंगे, 144 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण, और 145 की अगर हम बात करेंगे इसका हो जाएगा 220 ऑप्शन सी, और 146 का जो हो जाएगा राइट आंसर वह कौन सा हो जाएगा? 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक अनुकरण करता है। और ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे 147 का, 147 का जो आंसर आ जाएगा वह 40% आ जाएगा, और 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा? 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर हम 149 की बात करेंगे, 149 का राइट आंसर होगा 10:57। ठीक है, 10:57। और करें क्या जो 150 हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप लोग देखिए इसको पूरा सेट को पहले कंप्लीट करके मारिए, उसके बाद मिलाइए, फिर देखिए कि स्कोर क्या रहता है आपका। जो सेक्शन कमज़ोर हो रहा है उस पर मेहनत कीजिए, अभी समय है, हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।